विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पंकज जी आप आइए, पहले यही बताइए पंकज जी, बीजेपी और संघ और उनके जुड़े हुए संगठन क्या ये जानबूझकर करते हैं, जैसा आशुतोष कह रहे थे कि जिससे मुस्लिम डरे, हिंदू डरे और हिंदू का वोट बीजेपी को मिले? पंकज जी ये बताने के पहले मैं दो झूठ जो बोले गए आपके इस कार्यक्रम में उनका पर्दाफाश करना चाहता हूं। पहला झूठ, 1959 के आर्म्स एक्ट में तलवारें बांटने पर कोई पाबंदी नहीं है। 1959 के आर्म्स एक्ट में तलवारें बनाने, तलवारों की बिक्री करने, तलवारें रखने और तलवारें बांटने का काम बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। दूसरा झूठ, एनसीआरबी के हेड क्राइम के आंकड़ों के बारे में पता कर लीजिए। हेड क्राइम के आंकड़े 2017 में एनसीआरबी ने रखने के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई थी, लेकिन ऊपर से डांट पड़ने के बाद उस कैटेगरी को यह कहकर हटा दिया गया कि हेड क्राइम के बारे में विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करना नामुमकिन है, इसलिए हम इस कैटेगरी को हटा रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो 2017 में एनसीआरबी के प्रमुख को इस कारण से बदला गया था रातों रात। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो असत्यभाषी लोग हैं उनको आप अपने चैनल पे इस तरह मंच क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो आपने पूछा कि जो आशुतोष ने कहा कि संगठन जो है वो नफरत प्रेरित हिंसा की घटनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इससे माहौल बिगड़ रहा है। ये इसलिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत, हिंदू रक्षा दल, हिंदू जन जागृति समिति है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है और ये बहुत सारी गौ रक्षा समितियां हैं। इनको किसका संरक्षण मिला हुआ है? कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ इनकी पीठ पर है। जून 2024 से जून 2025 के बीच हेड क्राइम के 602 अपराध हुए हैं, हेड क्राइम के, और हेड स्पीच के 345 मामले बाकायदा दर्ज हुए हैं। तो इन 947 करीब 1000 घटनाओं के पीछे किसका हाथ है, ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? 2002 में गुजरात के दंगे किसने कराए थे? दंगों को किनका समर्थन था? 2008 में कंधमाल में ईसाइयों को मारने का काम किन लोगों ने किया था? 2015 में गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग किन संगठनों ने शुरू की? मोहम्मद अखलाक को किसने मारा? 2020 में जब नागरिकता कानून का विरोध करने के दौरान जो 50-55 लोग मारे गए, उनमें से एकता दुक्का को छोड़ के सब मुस्लिम क्यों थे? चर्चों पर हमले 10-11 वर्षों में किन तत्वों ने किए? और अभी अभी इस साल भी किस तरह से गिरजाघरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। दलितों से जो अत्याचार है वो कौन से संगठन कर रहे हैं? किसी से कहा है? हाथरस की घटना में, उन्नाव की घटना में राजनीतिक शक्तियों का हाथ था। उनके प्रदेश में दलितों के मुंह पर पानी क्या क्या करने की जो घटनाएं सामने आई, उनमें किन लोगों के नाम सामने आए और वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? ठीक है। 2013 तक हेड क्राइम की घटनाओं का देश में सालाना औसत मानक जी 8-10 घटनाओं का था एक साल में। ये एक प्रमाणित तथ्य है। ठीक है पंकज जी, 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो नफरत आधारित अपराध हैं, इनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, सबके सामने है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। 2009 से 2025 तक यानी 15-16 साल में रिपोर्टेड हेड क्राइम्स में से 93% 2014 के बाद के हैं। मुस्लिमों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ जो घृणा रखने वाले संगठन हैं, उन्होंने इन समुदायों पर किस किस तरह के हमले किए, क्या की, बलात्कार किए, ये किसी से छुपा है क्या? पंकज जी एक सेकेंड, पंकज जी एक सेकेंड। आपने कहा कि शांतनु ने दो झूठ बोले, आप कुछ हद तक सही हैं, कुछ हद तक गलत। चैट जीपीटी यूज करते हैं आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। मैंने अभी पूछा क्या हिंदुस्तान में तलवारें बांटना लीगल है या इलीगल? चैट जीपीटी बोलता है अंडर द आर्म्स एक्ट 1959 अ स्वॉर्ड, तलवार, किरपान एटसेट्रा इज क्लासिफाइड एज एन आर्म। ये एक हथियार है, इसको बनाना, बेचना, ट्रांसफर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना विदाउट अ वैलिड लाइसेंस इज इलीगल, इज एन ऑफेंस। ठीक है, एक तो ये बहुत सारे नुआंस हैं। हाँ ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे धार्मिक कारणों से किरपान सिक्स रख सकते हैं
उसमें भी लेकिन उसके साइज और वो सब प्रोसेस आप कर सकते हैं, कंट्रोल्ड वेन्यू में कर सकते हैं, उसमें धार नहीं होता कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। हाँ ठीक है। लेकिन पंकज जी दूसरी बात आपने जो कही, हेट क्राइम के रिपोर्टेड आंकड़े बढ़े हैं सर, उस मामले में शांतनु लीगली और टेक्निकली सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान में हेट क्राइम नाम का कोई लॉ सेक्शन ही नहीं है, लॉ ही नहीं है जहां पर हेट क्राइम के तहत किसी को कोई सजा दी जाती हो या उस क्राइम को रिपोर्ट किया जाता हो। हेट क्राइम को वो हम कह देते हैं, उसके अंदर जो क्राइम आते हैं सर, मैं बता रहा हूं मैं, और ये भी अगेन मुझे कुछ हद तक मालूम था, चैट जीपीटी से मैंने क्रॉस चेक किया। हेट क्राइम जिसे आप कहते हैं उनमें जो सेक्शंस आमतौर पर पुलिस लगाती है, सेक्शन 196 जो पहले 153 होता था, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स। बीएनएस का सेक्शन 197 जो पहले आईपीसी का होता था 153B, बिल्कुल, जो होता है एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद बीएनएस सेक्शन 299, पहले होता था आईपीसी में सेक्शन 504 डेलिबरेट इंसल्ट टू प्रोवोक वायलेंस। फिर उसके बाद बीएनएस सेक्शन 353, पहले होता था 505 स्टेटमेंट्स कॉजिंग पब्लिक मिसचिफ। फिर एक है आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अनलॉफुल असेंबली राइटिंग एटसेट्रा। तो वो बहुत सारे उसमें चलता है सर। उसमें ना रिपोर्टेड ऐसा कोई आंकड़ा नहीं कि हेट क्राइम हुआ हो। वहां तहसीन पूनावाला का केस याद कर लीजिए, लिंचिंग के अगेंस्ट कानून बनाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राज्यों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करो, ये करो वो करो। मुझे नहीं पता उसमें आगे क्या हुआ, लेकिन हां आप ये सही कह रहे हैं कि आजकल इस तरह के वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब जो मैंने आशुतोष से पूछा पंकज जी, मैं आपसे उस पर भी स्टैंड चाह रहा हूं आपका। अगर आप ये कह रहे हैं देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या उसी तरह से दुनिया भर में और देश में जितनी आतंकवादी घटना होती हैं उसमें 95% मुस्लिम होते हैं क्या? पंकज जी बोलिए। हाँ होते हैं, ओके होते हैं। ओके, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि मुस्लिम आतंकवाद का समर्थन मैं नहीं करता। ठीक है, मुस्लिम होते हैं और उन्होंने अपने आतंकवादी संगठन बना रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं उनको बेवजह तंग करने का, परेशान करने का एक सिलसिलेवार अभियान चलाएं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। चरणजीत सिंह सापरा और आरपी सिंह, पहले आरपी सिंह जी आप ही बोल लीजिए। आरपी सिंह जी आप ही बोलिए। बहुत बहस हो गई, आशुतोष ने, पंकज जी ने, विजय जी ने, मैंने, शांतनु ने अपनी बात की, उसके बाद आ रहा हूं सापरा जी। आरपी सिंह जी बोलिए, ये आपको फायदा होता है ना इन सारी घटनाओं से, इसीलिए आपके संगठन ये करवाते हैं क्या? मानक जी मेरा निवेदन है, आपने 2 प्रवक्ता कांग्रेस के बुलवाइए, तीसरे सापरा साहब को बुलाई। मैं